नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का खास पेशकश बजट 2022-23 किसानों के लिए खास में। मैं हूं मोनालिसा और मैं हूं मुकुल शर्मा। आज इस खास कार्यक्रम में आपको हम जानकारी देंगे हमारे अमृतकाल के बजट के बारे में। क्या कुछ इस बार खास रहा है ये विस्तार से आपको हम बताएंगे। और अमूमन आपने शायद कई जगह बजट देखा होगा, लेकिन कृषि और किसानों के लिए क्या कुछ खास है ये आज हम दोनों आपको यहाँ बताने वाले हैं। बिल्कुल जी हाँ। और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने चौथी बार बजट पेश किया है और अपने आप में ये काफी खास बजट है, क्योंकि दूसरी बार ये पेपरलेस बजट है, यानी कि पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है और ये बात इनके बजट में भी दिखती है। और जहां तक बात पर्यावरण की आती है, खेती किसानी अपने आप उसमें जुड़ जाती है। आपने बजट का विश्लेषण तो कई देखा होगा, लेकिन यहां पर खासतौर पे बात होगी गांव और किसान की। बिल्कुल मोनालिसा, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए क्या कुछ इस बार खास रहा है। अलग अलग जो विषय हैं वो किसानों से जुड़े रहे हैं। कृषि के कल्याण की बात कही गई है, किसानों के कल्याण की बात कही गई है। और जो आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं ये जरूरी नहीं आपने हर जगह या बजट में भी सुनी होगी, क्योंकि जब बजट पेश किया जाता है तो अमूमन जो मुख्य बिंदु हैं वो आप तक पहुंचते हैं, लेकिन उसकी तह तक जाना वो जानकारी आज मोनालिसा हम अपने दर्शकों को देंगे। हाँ बिल्कुल। तो किसानों के हित की बात जब हम कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर एमएसपी की बात सबसे पहले करनी होगी। तो बता दें आपको कि बजट में एमएसपी को लेकर के खास तौर पर घोषणाएं की गई है और ये साफ तौर पर बताया गया है कि रिकॉर्ड खरीदारी एमएसपी पर की जाएगी, जिसका कि इंतजार किसानों को रहता है। यहां तक कि हमने देखा है कि बीते 7-8 सालों में एमएसपी में काफी वृद्धि भी हुई है। तो क्यों मुकुल, ये किसानों के लिए काफी फायदेमंद लग रहा है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ना सिर्फ हम अब देख रहे हैं कि जो एमएसपी है उसमें लगातार इजाफा किया सरकार ने, यानी जो किसानों की मांग निकल कर आ रही थी कि एमएसपी में इजाफा करे सरकार, वो हर साल हम देख पा रहे हैं कि एमएसपी में इजाफा हो रहा है। और इसके साथ साथ अपने आप में ये भी महत्वपूर्ण कि एक गारंटी के तौर पर सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है। किसान को चिंता सता रही थी, बरगला दिया गया था उन्हें बीच में कि हमें एमएसपी मिलेगा भी नहीं या, लेकिन अब ये सरकार ने देखिए सुनिश्चित कर दिया है अपना लक्ष्य किसानों को बता के। मोना बिल्कुल, तो किसी तरह की आशंका की गुंजाइश अब नहीं है कि एमएसपी का लाभ किसानों को मिलता रहेगा। तो बजट में क्या कुछ खास रहा है एमएसपी को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। किसानों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत जरूरी है। यह ऐसी व्यवस्था है जो फसलों का एक निश्चित भाव दिलाने में मदद करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुल 23 फसलें शामिल हैं। इनमें खरीफ की 14 और रबी फसलों की संख्या 9 है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार इस बार किसानों से एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी करने वाली है। खास तौर से रबी 2021-22 में गेहूं और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद 1208 लाख टन रहेगी। सरकार का कहना है कि इससे 163 लाख किसानों को फायदा होगा और उन्हें कुल मिलाकर 2,37,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा। रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1,208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान होगा और एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। तो देखा आपने भी किस तरीके से जब एमएसपी की हम लगातार बात कर रहे थे, और एक और उद्देश्य इस पर यहाँ झलकता है कि जो विविधीकरण की बात कही जाती है, तो एमएसपी के जरिए फसल विविधीकरण जो है उसको भी लगातार सरकार प्रोत्साहित कर रही है। और इसके साथ साथ कई और भी मुख्य बिंदु रहे इस बजट में। मोनालिसा बिल्कुल, और खासतौर पे कहे कि कृषि भी अब डिजिटल हो रहा है, इस पर खासतौर पे फोकस नजर आया है। जी हाँ, डिजिटल कृषि होगा, यानी कि जो डिजिटल उपकरण है वो इस्तेमाल में लाए जाएंगे और यहाँ तक कि जो रेवेन्यू का जो डिजिटलाइजेशन है उसकी भी बात कही गई है, यानी कि बहुत कदम उठाए जा रहे हैं डिजिटल करने के लिए। देखिए, सबसे पहला उदाहरण तो हमने वहीं देखा जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। पेपरलेस बजट था और उन्होंने एक टैब के जरिए जो पूरा बजट है अपना वो पढ़ा, और काफी ऐसा नहीं कि बस कुछ ही मिनट में वो पूरा हो गया हो, विस्तार से उन्होंने पूरी ये जानकारी दी। और इसके साथ साथ जब डिजिटल भारत की हम बात करते हैं, उन्होंने कहा कि किसानों को हमें डिजिटली और मजबूत करना होगा, सेवाएं उनके गांव तक पहुंचानी होंगी। बिल्कुल, और पहले ये आशंका जताई जाती थी मुकुल कि किसान है तो वो किस तरह से डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल
इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने देखा है कि बीते दिनों भी किस तरह से चाहे मोबाइल ऐप हो, वेब पोर्टल हो, तमाम इन चीजों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तो ड्रोन के इस्तेमाल की बात होने लगी है, तो ड्रोन का भी जो इस्तेमाल होगा कृषि में, तो जाहिर तौर पर एक आधुनिक कृषि की तरफ भी बढ़ रहे हैं हम। बिल्कुल, ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए ना सिर्फ इसमें किसान की लागत बचेगी बल्कि समय की भी बचत होगी। और सरकार ने, जैसे हमने देखा इससे पहले कहीं ना कहीं जो कस्टम हायरिंग सेंटर है उनकी शुरुआत की थी, तो कोशिश यही की जाएगी मेरे ख्याल से जल्द जो ड्रोन तकनीक है इसको इसमें लाया जाए, क्योंकि ड्रोन तकनीक के जरिए करीब 1 एकड़ की जो फसल किसान की होती है वहां अगर कीटनाशक का छिड़काव करना है तो ज्यादा देरी नहीं लगेगी मोनालिसा, करीब 15 से 20 मिनट में उसका जो काम है पूरा हो सकेगा। बिल्कुल, तो काफी फायदा है डिजिटल कृषि होने से। और बजट में किस तरह से उल्लेख किया गया है डिजिटल कृषि का, आइए आपको दिखाते हैं। आज के दौर में अगर खेती को लाभकारी बनाना है तो उसे हाई टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा। सरकार को ये बात अच्छी तरह मालूम है, इसी वजह से इस बार के बजट में कृषि के डिजिटलीकरण और हाई तकनीक पर फोकस किया गया है। डिजिटल कृषि मिशन से किसानों तक योजनाएं आसानी से पहुंच सकेंगी और उन्हें फसल बेचना या भुगतान लेना भी आसान हो जाएगा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का विजन सभी गांव और उनमें रहने वाले लोगों को ई सेवाओं की समान पहुंच, संचार सुविधाएं और डिजिटल संसाधन मुहैया कराना है। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड में एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों के साथ साथ एग्री वैल्यू चेन से जुड़े निजी एग्रीटेक प्लेयर्स और स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए 2022-23 में PPP के जरिए ठेके दिए जाएंगे। ये ठेके भारत नेट परियोजना के तहत होंगे। उम्मीद है ये काम 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर के बेहतर और प्रभावी इस्तेमाल के लिए भी उपाय किए जाएंगे। दूसरी ओर खेती में किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये ड्रोन फसलों के आकलन और जमीनी दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन में मदद करेंगे, साथ ही कीटनाशक और पोषक तत्व छिड़कने का भी काम करेंगे। कृषि फसलों का आकलन करने, भू दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन, कीटनाशियों का छिड़काव करने, पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मुकुल, देख रहे हैं हम कि डिजिटल कृषि पर फोकस है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पे जो स्टार्टअप्स है इसकी भी संभावनाएं काफी बढ़ जाएगी। और खास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा है उनके लिए रास्ते खुलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि जो कृषि स्टार्टअप है उसे नाबार्ड की तरफ से फंडिंग भी दी जाएगी, यानी कि उन्हें काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है मुकुल कि किस तरह के नए एवेन्यूज यहाँ पे खुलते हुए हमें दिख सकते हैं आने वाले समय में? देखिए मोनालिसा, जब हम तकनीकी प्रयोग की बात करते हैं, आधुनिक कृषि की बात करते हैं, आधुनिक कृषि का मतलब ही यही है कि तकनीकी रूप से जो हमारे कृषि है, किसान है, उन्हें हम और ज्यादा सक्षम कर पाएं, मजबूत कर पाएं, और उसके साथ साथ प्रौद्योगिकी का जो इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, ये उसी का एक उदाहरण है। जब स्टार्टअप की हम बात करते हैं, तकनीक से जोड़ा जाएगा, और आने वाले समय में जो FPO हैं, सरकार का ध्यान उस पर भी है पूरी तरीके से। जो स्टार्टअप हैं और FPO हैं इनको जोड़ा जाएगा, जिससे जो मांग और आपूर्ति के बीच अगर कुछ अंतर रहता है तो उसको हम पूरा कर सकें। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही जो है कृषि में निवेश की भी जरूरत महसूस की जा रही थी, और अब PPP मॉडल के जरिए योजनाएं जो हैं वो तैयार की जा रही है, यानी कि पूरा जो फोकस है उस पे दिखाया जा रहा है कि जो आत्मनिर्भर कृषि है वो बनाने का यहाँ पर उद्देश्य है। आइए दिखाते हैं आपको कि कृषि स्टार्टअप को लेकर इस बजट में क्या कुछ खास रहा। देश भर के किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाओं के वितरण के लिए किसान ड्रोन के साथ साथ नाबार्ड के जरिए कृषि स्टार्टअप को धन मुहैया कराने की बात भी इस बार बजट में की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए PPP मोड में काम होगा। भारत सरकार किसानों के भले के लिए निरंतर प्रयासरत है। साथ ही सरकार नई नई योजनाएं बनाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने में लगी हुई है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कृषि स्टार्टअप को विशेष प्रोत्साहन भी दे रही है। स्टार्टअप से अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अब सरकार द्वारा मिल रहे आर्थिक मदद और कृषि के क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए हमारे देश के युवा वर्ग भी कृषि स्टार्टअप और कृषि उद्यमिता से जुड़ने लगे हैं। मिश्रित पूंजी युक्त एक कोष जो कि सहनिवेश मॉडल के अंतर्गत तैयार किया होगा,
के लिए नाबार्ड से सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप्स जो कि कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला के लिए संगत होंगे को वित्त पोषित करना है। इन स्टार्टअप्स के क्रियाकलापों में अन्य बातों के अलावा एफपीओ की सहायता, कृषि स्तर पर किराया आधार पर किसानों को विकेंद्रीकृत मशीनरी उपलब्ध कराना, प्रौद्योगिकी जिनमें आईटी आधारित समर्थन शामिल है कार्य आएंगे। तो देखा हमने किस तरीके से जो स्टार्टअप्स हैं वो हमारे किसानों को मदद करने जा रहे हैं और कोशिश यही, लेकिन इसके साथ साथ ना सिर्फ आर्थिक सुरक्षा के तौर पर सरकार पूरा प्रयास कर रही है, खाद्य सुरक्षा हमने देखा किस तरीके से सरकार ने अलग अलग योजनाएं लाकर जो गरीब हैं उनको राशन भी पहुंचाया, और अब इसके साथ साथ कोशिश हो रही है मोनालिसा की जो पोषण सुरक्षा है उस पर ध्यान दिया जाए। और खासतौर से अब से पहले जब हम मोटे अनाज की बात करते थे तो अब सरकार ने उसको पोषक अनाज नाम दिया है। जी बिल्कुल, और मोटा अनाज यानी कि कदन की बात कही जा रही है, और ये जो मोटा अनाज है इनकी पैदावार काफ़ी अहमियत रखती है जो छोटे किसान हैं खासतौर पे उनके लिए, क्योंकि जो सिंचित क्षेत्र है और जो असिंचित क्षेत्र हैं उसकी अलग अलग तरह की चुनौतियां होती है किसानों के सामने। तो असिंचित क्षेत्रों में किसानों के पास एक अच्छा विकल्प होता है मोटा अनाज उगाने का, और सिर्फ मोटा अनाज उगाने का ही नहीं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि डिमांड भी बढ़ने लगी है। मुकुल, खाने पीने की आदतें अब काफी बदल रही है, लोग स्वास्थ्य को लेकर के काफी सचेत हो गए हैं, तो जाहिर तौर पर जब डिमांड इतनी है तो सप्लाई भी देनी होगी किसानों को। बिल्कुल, ये बेहद जरूरी कि अगर मांग निकलती हुई आ रही है, और बीच में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो हमारी भोजन की थाली थी उससे मोटे अनाज गायब होने लगे थे। सरकार ने उस पहलू को समझा और अभी से प्रोत्साहन जो है अभी से इस बार से शुरू नहीं है, बल्कि करीब हम देख पा रहे हैं पिछले 5-6 साल से सरकार का जो ध्यान है मोटे अनाज पर रहा है कि उसका क्या महत्व है, हर किसान वो जाने। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एमएसपी में भी लगातार इजाफा किया गया जिससे किसान प्रोत्साहित हुए हैं मोटे अनाज की खेती को लेकर। बिल्कुल, और बात सिर्फ हमारे देश की नहीं है, विदेशों में भी ये बात को जो है समझा जा रहा है कि जो मोटे अनाज है उनकी क्या अहमियत है। इसलिए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है और भारत इसकी अगुवाई करने जा रहा है, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी भारत के ऊपर है। और बजट में भी घोषणा कर दिया गया है कि साल 2023 जो होगा वो मोटे अनाज का वर्ष माना जाएगा। आइए देखते हैं कि मोटे अनाज को लेकर के बजट में क्या कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। जब भी अनाज की बात होगी तो हम गेहूं, धान, चना, मक्का जैसी फसलों का ही जिक्र करते हैं। वहीं ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो जैसी फसलों को दरकिनार कर देते हैं, जबकि मानव सभ्यता के शुरू से ही ये अनाज हमारे जीवन के आधार रहे हैं। अनेक गुणों के मौजूद होने के कारण ये मोटे अनाज मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इन मोटे अनाजों में पाए जाने वाले पोषक तत्व हमें कई बीमारियों से भी बचाने में मददगार साबित होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो कदन यानी मोटे अनाज कुपोषण की समस्या से निपटने में कारगर साबित हो सकते हैं। वर्ष 2021 में भारत के प्रस्ताव पर अमल करते हुए संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था, और इस बार 2022 के बजट में वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इससे फसलोपरांत मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और कदन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए सहायता दी जाएगी। तो देखा हमने किस तरीके से जब मोटे अनाज की बात करते हैं सरकार का ध्यान किस और केंद्रित है, और कोशिश यही कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके, ना सिर्फ क्योंकि एक किसान का जो आत्मविश्वास है वो सीधे तौर पर झलकता है जब लगता है कि इतने बड़े स्तर पर अगर मोटे अनाज को प्रोत्साहित किया जा रहा है, पोषक अनाजों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो मैं भला क्यों ना उसकी खेती करूँ जिसके जरिए मुझे ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण घोषणा जो है मोनालिसा वो बजट में की गई, वो है हमारी केन बेतवा परियोजना। बिल्कुल, और बहुत ही महत्वाकांक्षी ये परियोजना है। सिंचाई के लिहाज से अगर देखें तो किसानों को काफी फायदा होने जा रहा है इस परियोजना से। ये बताया गया है कि किस तरह से 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की जो कृषि भूमि है वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि असिंचित क्षेत्र है काफी ज्यादा हमारे देश में और बारिश पर निर्भर करना पड़ता है किसानों के लिए, तो इस तरह की जो परियोजना है वो काफी फायदेमंद होगी। 5 नदियों को जोड़ने की भी बात कही गई है इस बजट में, तो सिंचाई पर भी ध्यान है। बिल्कुल, देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी परियोजना हम मान सकते हैं। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अमूमन
आगमन हम देखते थे, कहीं ना कहीं पानी की समस्या लगातार वहाँ रही है और जिस तरीके से करीब सूखे जैसी स्थिति सामने आती थी, उससे निपटने के लिए सरकार ने इस परियोजना की शुरुआत की और इससे जो सीधा फायदा ना सिर्फ जो फसलें हैं वो अब सिंचित हो पाएंगी, जैसा कि आपने वो क्षेत्र बताया उनका, उसके साथ साथ रोजगार जो सृजन है वो उसके जरिए हो सकेगा, साथ ही जो बिजली है वो भी उसकी आपूर्ति होगी। अब करीब जो बिजली इसके जरिए बनेगी, सौर ऊर्जा की भी बात इसके जरिए की जा रही है। तो भले ही परियोजना एक है और इसका जो असर है, जो परिणाम है, ऐसा नहीं कि करीब 5 साल बाद हमें नजर आएगा, बल्कि जैसे ही प्रोजेक्ट अब शुरू किया जाएगा तो शुरुआत से इसका जो असर है दिखने लगेगा। बिल्कुल, तो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इसे भी एक अहम कदम माना जा सकता है, क्योंकि न सिर्फ उनकी सिंचाई की जो समस्या है वो दूर होगी, बल्कि सौर ऊर्जा उत्पादन का भी भारत का जो लक्ष्य है उसे ये पूरा करेगा और इससे सीधा सीधा जो किसान है उन्हें फायदा होगा। तो आइए अब देख लेते हैं कि केन बेतवा परियोजना को लेकर बजट में क्या कुछ खास कहा गया। बजट 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में जिक्र किया गया है। इस परियोजना में 44,605 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जिसका 90% केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 5% का खर्च मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। इस परियोजना को 8 साल में पूरा किया जाएगा। परियोजना में 176 किलोमीटर की लिंक कनाल बनाई जाएगी। कनाल के जरिए दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के जरिए 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। केन बेतना लिंक परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2 बैराज और मध्य प्रदेश की नदियों पर 7 बांध बनाए जाएंगे। 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन होगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के 4 जिले बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को 750 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी मिलेगा। 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 9.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। इन परियोजनाओं के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 4300 करोड़ रुपए, 2022-23 में 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो जाना आपने इस परियोजना के बारे में, कितनी महत्वपूर्ण ये परियोजना, और उसके साथ साथ इस बजट में और भी बहुत सा महत्वपूर्ण रहा है जिसके बारे में आगे भी हम जानकारी देंगे। जी, गांव और किसान के लिहाज से इस बजट में बहुत कुछ खास रहा है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जल्द हाजिर होते हैं। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए। कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें लगातार आपको हम बता रहे हैं बजट से जुड़ी हर एक वो बात जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और अभी तक ब्रेक पे जाने से पहले भी आपने जाना जो महत्वपूर्ण ना सिर्फ योजना या घोषणा है हमारे कृषि क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, वो क्या है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार का ध्यान ये भी है जो कृषि शिक्षा है उसको हम कैसे बदल सकते हैं या क्या आवश्यकता मोनालिसा उसमें बदलाव की। जी हाँ, बिल्कुल ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि कृषि शिक्षा जो है उसमें भी बदलाव किए जाए पाठ्यक्रमों में, क्योंकि जो कृषि है उसका स्वरूप बदलता जा रहा है, तो आधुनिक कृषि की जा रही है। तो ऐसे में किस तरह की जो बातें हैं आज की जो जनरेशन है उसे सीखनी चाहिए। खासतौर पे बताएं कि प्राकृतिक खेती है, शून्य बजट है, जैविक खेती, इन तमाम बातों को इस पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई है। तो जो कृषि शिक्षा है वो अब विस्तार पाने जा रहा है, यानी कि जो कृषि की नींव रखी जा रही है वहीं पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो युवा है जो शिक्षित होंगे कृषि के क्षेत्र में, उन्हें किस तरह की बातें आज के दौर में जाननी चाहिए।
जी बिल्कुल, और इस तरह के कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने आए थे कि जो युवा हैं उनका रुझान कहीं ना कहीं कृषि से अगर मोह भंग हो रहा है उनका, या वो दूर जा रहे हैं, तो कैसे हम उसके नज़दीक लाया जा सकते हैं। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रौद्योगिकी, तकनीकी, और इसी का समावेश जो है शायद आने वाले समय में हमारी जो कृषि शिक्षा है उसमें नजर आएगा। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो राज्यों में भी कृषि विश्वविद्यालय हैं वहां पर आवश्यकता है इसको बदलाव लाया जाए और आधुनिक कृषि की तरफ हम बढ़ सकें, जिसमें न सिर्फ समावेश हो मूल्य संवर्धन का, किसान के मुनाफे का, बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर कृषि का। बजट 2022-23 संसद में पेश हो चुका है। बजट में हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं की जाती हैं। इसी क्रम में कृषि शिक्षा को लेकर भी बजट में घोषणा की गई है। कृषि विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रमों में बदलाव किए जाने की बात भी बजट में कही गई है। इससे छात्रों को आधुनिक और जीरो बजट खेती के बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन करने में मदद मिलेगी। युवाओं को कृषि और कृषि शिक्षा की ओर आकर्षित करने में कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों की काफी अहम भूमिका होती है। कृषि शिक्षा के विकास और विस्तार से न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकों और कृषि कार्यों को लेकर नए नए शोध होंगे, बल्कि देश के युवा की खेती में दिलचस्पी भी बढ़ेगी। कृषि शिक्षा से युवा सशक्त तो बनेंगे ही, साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। वहीं कृषि पाठ्यक्रमों में बदलाव से खेती और शोध को नई दिशा मिलेगी। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए खेती पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के हिसाब से खेती के नए नए तरीकों और तकनीकों पर और बेहतर तरीके से काम किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इस समय देश में करीब 99 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 66 कृषि विश्वविद्यालय हैं। ICAR पूरे देश में बागवानी, मछली पालन और पशु विज्ञान समेत कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन का मुख्य केंद्र है। देश भर में ICAR के 113 संस्थान फैले हुए हैं और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में ये दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में गिना जाता है। राज्यों को इसलिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपनी कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन कर सकें, जिससे कि प्राकृतिक, जीरो बजट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो जाना आपने कृषि शिक्षा की अगर बात की जाए कितना महत्वपूर्ण होता है, और उसी में सरकार अब यहाँ बदलाव ला रही है। नई शिक्षा नीति जो है वो हमारे देश में, और कृषि शिक्षा पर भी अब सरकार का ध्यान है। इसके साथ साथ जब कृषि में बदलाव की बात करते हैं तो हमने देखा किस तरीके से अलग अलग जो कृषि पद्धतियां हैं उसमें बदलाव हुआ, लेकिन अब सरकार का ध्यान है प्राकृतिक खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर। और इसके लिए ना सिर्फ सरकार जो है अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, बल्कि बजट में भी इसके लिए प्रावधान की बात कही गई है। बिल्कुल, और सरकार लगातार ही ये लक्ष्य लेकर चल रही है कि किसानों की जो आमदनी है वो किस तरह से बढ़ाई जाए, और इसके लिए तमाम तरह के विकल्पों की तलाश की जा रही है। और कृषि की जो आमदनी है वो सीधे सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि किसान लागत कितना लगा रहा है। और प्राकृतिक खेती इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण किसानों के लिए हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम जो है वो लागत आती है और फायदा काफी होता है। पर्यावरण को तो फायदा है ही, जो मिट्टी है वो भी संरक्षित हो जाती है, तो काफी फायदा प्राकृतिक खेती। बिल्कुल, देखिए फायदा इसलिए हो जाता है किसान को क्योंकि लागत इसमें कम है। और प्राकृतिक की जब हम बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं, और अमूमन हर किसान के पास अगर एक पशु भी है तो उसके जरिए वो प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ इस बार बजट में खास रहा है, आइए देखते हैं। खेती में रसायनों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, कभी उर्वरक के रूप में तो कभी कीटनाशक के रूप में। इससे न सिर्फ फसलों में जहर घुल रहा है, बल्कि मिट्टी की सेहत भी खराब हो रही है। खराब सेहत की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी लगातार घटती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती पर ध्यान दे रही है। इस बार के बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किए जाने की बात कही है। पहले चरण में गंगा किनारे 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर पर प्राकृतिक खेती की जाएगी। ये जमीन किसानों की ही होगी। प्राकृतिक खेती में खाद और कीटनाशक घर पर मौजूद प्राकृतिक सामग्री से बन जाते हैं। 2 तरह के खाद होते हैं, जीवामृत और घन जीवामृत। ये मुख्य रूप से गाय आधारित खेती है और एक देसी गाय से 30 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती हो जाती है। चूंकि इसमें लगने वाली सामग्री घर पर प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसे जीरो बजट खेती भी कहते हैं।
ये खेती मूल रूप से मिट्टी की भौतिक संरचना सुधार कर इसे सेहतमंद बनाती है। बजट में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है। इसके लिए राज्य सरकारों की मदद ली जाएगी। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो देखा आपने, ना सिर्फ प्राकृतिक खेती बल्कि सरकार की कोशिश है जो किसान जैविक खेती से भी जुड़े हैं उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। और कुल मिलाकर देखें तो कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएं हैं वो कृषि क्षेत्र में अब आ सकें किसानों के कल्याण के लिए। साथ ही जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल का जो ये बजट है ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि अगले 25 वर्षों के लिए एक बुनियाद हम बना सकते हैं, और जितनी मजबूत बुनियाद होगी उतनी ज़्यादा मजबूती जो है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में आ सकेगी, इस देश की कृषि में आ सकेगी। बिल्कुल, और हमने देखा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी भूमिका हमेशा से खास बनी रही है, और कोरोना काल में तो इस बात को और भी बेहतर तरीके से महसूस किया गया है। तो इस बार के बजट में एक बार फिर से गांव और किसान जो है वो प्राथमिकता में नजर आए हैं, और बिल्कुल कह सकते हैं कि ये अगले 25 सालों का यानी कि अमृत काल का ब्लूप्रिंट जो है इस बजट में तैयार कर दिया गया है। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में आपने इस बजट की कुछ खास झलकियां देखी, गांव और किसान के लिहाज से क्या कुछ खास रहा ये जाना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।